हे एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदू माइनॉरिटी इन गार्जियनशिप एक्ट 1956। इस एक्ट में टोटल 13 सेक्शंस हैं। ये माइनॉरिटी और गार्जियनशिप की बात करता है, डिफाइन करता है कि नेचुरल गार्जियन कौन होगा और उसकी पावर क्या क्या होंगी। ये एक्ट इन्फोर्स हुआ था 25 अगस्त 1956 को एंड द पर्पस ऑफ दिस एक्ट इज़ टू अमेंड एंड कोडिफाई सर्टेन पार्ट्स ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू माइनॉरिटी इन गार्जियनशिप अमंग हिंदूज। Now, Section 1 says that this act extends to the whole of India. तो पहले ये एक्ट जो है वो होल पूरे इंडिया में लागू होता था, बट एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर. बट आफ्टर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 with Section 95, this has been omitted. This exception has been omitted. तो अब ये जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा. प्लस ये उन लोगों पर भी लागू होगा जो इंडिया में नहीं रहते हैं लेकिन डोमिसाइल्ड हैं इंडिया में. यानी कि अगर आप हिंदू धर्म के हैं और आप विदेश में रह रहे हैं तभी ये एक्ट आप पे अप्लाई होगा. नाउ सेक्शन 2 ऑफ दिस एक्ट सेज दैट दिस एक्ट शेल बी सप्लीमेंटल इन एडिशन टू एंड नॉट इन डेरोगेशन ऑफ गार्जियन एंड वार्ड एक्ट. तो ये एक्ट गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 को सप्लीमेंट करने के लिए बनाया गया है, उसके एडिशन में बनाया गया है, ना कि उसको डेरोगेट करने के लिए. देन वी हैव सेक्शन 3. सेक्शन 3 में बताया गया है कि एक्ट इस पे अप्लाई करेगा, तो इट इज़ सेम एज ऑल द अदर हिंदू लॉज. नाउ सेक्शन 4 इज़ द डेफिनेशन क्लॉज. तो 4A कहता है माइनर वो है जिसने 18 साल कंप्लीट नहीं किए हैं. 4B गार्जियन बताता है कि गार्जियन कौन है. तो जिसको भी केयर ऑफ पर्सन ऑफ माइनर और हिज प्रॉपर्टी दी जाए वो गार्जियन होगा, या फिर या तो पर्सन दिया जाए या प्रॉपर्टी दिया जाए, या फिर बोथ पर्सन और प्रॉपर्टी दिया जाए, ही और शी वुड बी द गार्जियन. पहला बताता है नेचुरल गार्जियन, दूसरा बताता है अपॉइंटेड बाय विल, जिसको हम टेस्टामेंट्री गार्जियन बोलते हैं. तीसरा है अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट, जिसको हम डी जूरे बोलते हैं. देन फोर्थ इज एम्पावर्ड टू एक्ट अंडर एनी इनैक्टमेंट, और किसी भी इनैक्टमेंट से अगर उसको टू एक्ट एज ए गार्जियन की पावर मिल रही है तो वो गार्जियन कहलाएगा अंडर दिस एक्ट. सी कहता है नेचुरल गार्जियन वो है जो सेक्शन 6 जिसको बताए. नाउ सेक्शन 5 सेज दैट सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड. वो सारे टेक्स्ट रूल इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदू लॉ और कस्टम और यूसेज जो भी इंडिया में थे लागू थे इस एक्ट के आने से पहले, दैट विल सीज टू हैव इफेक्ट. दे शैल सीज टू हैव इफेक्ट. और कोई भी लॉ in force before the commencement of this act shall cease to have effect if it is inconsistent with. So the customs, usage or text, rules of interpretation of Hindu law, they will cease to have effect immediately with the commencement of this act. And the laws, if there were any laws enacted before the commencement of this act, then they will cease to have effect after if they are inconsistent with the provisions of this act. देन सेक्शन 6 डिफाइंस नेचुरल गार्जियन ऑफ अ हिंदू माइनर. तो नेचुरल गार्जियन कौन होता है हिंदू माइनर का. तो नेचुरल गार्जियन ऑफ अ हिंदू माइनर रिस्पेक्ट ऑफ माइनर्स पर्सन एज वेल एज इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनर्स प्रॉपर्टी एक्सक्लूडिंग हिज और हर अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी. तो ये चीज़ हमें दिमाग में रखनी है कि अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी उसके लिए गार्जियन अपॉइंट नहीं किया जा सकता है. बॉय और एन अनमैरिड गर्ल. तो बॉय और अनमैरिड गर्ल के केस में फादर होते हैं नेचुरल गार्जियन, और फादर के बाद मदर होती हैं. लेकिन जो कस्टडी होती है ऑफ अ चाइल्ड नॉट बिलो, अगर 5 साल से कम का बच्चा है तो उसकी कस्टडी जो होगी वो ऑर्डिनरली मदर के पास रहती है. नेचुरल गार्जियन फादर ही होंगे लेकिन कस्टडी मदर के पास रहेगी अगर बच्चा 5 साल से कम का है. इन द केस ऑफ इलेजिटिमेट बॉय और इलेजिटिमेट अनमैरिड गर्ल द मदर. अगर इलेजिटिमेट बॉय और इलेजिटिमेट अनमैरिड गर्ल है तो कस्टडी माइनर के पास रहेगी. ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये प्री में पूछ लेते हैं कि इलेजिटिमेट बॉय के केस में नेचुरल गार्जियन कौन होगा, अगर मैरिड गर्ल है तो उसका नेचुरल गार्जियन कौन होगा. तो मैरिड गर्ल का नेचुरल गार्जियन उसका हस्बैंड होता है. ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है. प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी इंटाइटल टू एक्ट एज अ नेचुरल गार्जियन फॉर अ माइनर अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन. अब नेचुरल गार्जियन कब नहीं बन सकता है इंसान, अगर वो सीज टू बी अ हिंदू. तो हमने यहाँ पर देखा था कि कह रहे हैं कि फादर के बाद मदर जो हैं वो
अगर फादर नहीं है तो मदर बन जाती हैं। तो ये कि आफ्टर द डेथ ऑफ फादर और इफ़ फादर बिकम इनकॉम्पिटेंट टू बिकम टू बी एंटाइटल टू बी अ नेचुरल गार्जियन, तो वो इनकॉम्पिटेंट कब हो जाएंगे, इफ़ ही सीज टू बी अ हिंदू, या फिर अगर उन्होंने कम्प्लीटली या फाइनली रिनाउंस कर दिया है वर्ल्ड को, या वो हर्मिट बन गए हैं, या फिर वो यति या सन्यासी बन गए हैं, फादर ईदर फादर और मदर, तो दे विल सीज टू बी द नेचुरल गार्जियन। यू हैव टू कीप दिस प्रोविजो इन माइंड। जब भी कोई एक्सेप्शन होता है किसी सेक्शन का, तो उसको याद रखना होता है, वो इम्पॉर्टेंट होता है फ्रॉम द प्री पॉइंट ऑफ व्यू। Now, explanation says that father and mother do not include stepfather and stepmother. अब यहाँ पर जो फादर और मदर यूज़ किया गया है टर्म, उसमें स्टेप फादर और मदर इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। सो अ स्टेप फादर एंड मदर स्टेप मदर कांट बी अ नेचुरल गार्जियन। देन मूविंग टू नेक्स्ट सेक्शन, नेचुरल गार्जियनशिप ऑफ अडॉप्टेड सन। तो सेक्शन 7 कहता है कि नेचुरल गार्जियनशिप जो है अडॉप्टेड सन की, who is a minor, it passes on adoption to the adoptive father and after him to the adoptive mother. तो अडॉप्शन के साथ साथ जिस तरह अडॉप्शन पे आपके दूसरे राइट्स पास हो जाते हैं, वैसे ही गार्जियनशिप भी पास हो जाती है, और वो अडॉप्टिव फादर या मदर जो भी हैं उनको चली जाएगी। मूविंग ऑन टू सेक्शन 8, सो इट टॉक्स अबाउट पावर्स ऑफ नेचुरल गार्जियन। तो पावर क्या क्या है नेचुरल गार्जियन के पास, तो उनके पास वो सारी पावर हैं हर काम करने की, टू डू ऑल द एक्ट्स जो कि ज़रूरी हैं और रीज़नेबल और प्रॉपर हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ दी माइनर। अगर कोई भी काम ज़रूरी है करने के लिए या फिर रीज़नेबल है करने के लिए ताकि माइनर को फ़ायदा पहुँचे, तो वो उस काम को कर सकता है। या फिर रियलाइजेशन, प्रोटेक्शन और बेनिफिट ऑफ दी माइनर एस्टेट। कोई भी काम जो कि किसी तरह का प्रॉफिट या फिर बेनिफिट पहुंचा रहा है माइनर या उसके स्टेट को, उसको करने के लिए गार्जियन के पास पूरी पावर है, वो कर सकता है उस काम को। लेकिन किसी भी एक्ट को, जो भी गार्जियन का एक्ट है, उसमें कभी भी माइनर पर्सनल कोवेनेंट्स के लिए बॉन्ड नहीं होगा, पर्सनली उसको लाइबल नहीं कर सकते हैं माइनर को किसी भी केस में। द नेचुरल गार्जियन शैल नॉट विदाउट द प्रीवियस परमिशन। अब ये कुछ काम ऐसे हैं जिसके लिए नेचुरल गार्जियन को प्रीवियस परमिशन लेनी पड़ती है कोर्ट से। तो वो क्या है, वो ये है कि मॉर्गेज और चार्ज नहीं कर सकता है, या फिर ट्रांसफ़र बाय सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज और अदरवाइज ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है वो नेचुरल गार्जियन एनी पार्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है माइनर की, तो उसको या उसके किसी भी पार्ट को ना ही वो मॉर्गेज कर सकता है, ना चार्ज कर सकता है, ना ही ट्रांसफ़र कर सकता है बाय सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज और एनी अदर मैनर विदाउट द प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट। उसके लिए कोर्ट की इजाज़त आपको लेनी पड़ेगी। या फिर वो लीज पे नहीं दे सकता है एनी पार्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 5 ईयर्स। 5 साल से ज़्यादा तक के लिए लीज पे, लीज इन जनरल वो दे सकता है, लेकिन 5 साल से ज़्यादा की अगर लीज देनी है तो आपको प्रीवियस परमिशन चाहिए कोर्ट की। या फिर फॉर अ टर्म एक्सीडिंग मोर देन 1 ईयर बियॉन्ड द डेट ऑन विच माइनर विल अटेन मेजॉरिटी। अब मान लें माइनर जो है वो 17 साल का था, वो 1 साल में 18 साल का हो जाएगा। तो अगर उसके नेचुरल गार्जियन को किसी आदमी को लीज पे प्रॉपर्टी देनी है उस टाइम जब वो माइनर 17 साल का है, तो वो उसको 2 साल से, यानी कि 17 से 18 साल और प्लस 18 प्लस 1, 1 साल एक्स्ट्रा आप लीज पे दे सकते हैं। अगर उस फ्रॉम द डेट ऑफ द माइनर विल फ्रॉम द डेट ऑफ द माइनर टेनिंग मेजॉरिटी, तो 1 साल आप दे सकते हैं, यानी 18 प्लस 1, 2 साल तक के लिए दे सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा देना है, 3 साल या 4 साल देना है, तो फिर आपको कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। यानी मैक्सिमम अप टू व्हाट लिमिट आप दे सकते हैं माइनर की मेजॉरिटी अटेन करने के बाद 1 साल एक्स्ट्रा आप दे सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज यू हैव टू टेक द परमिशन ऑफ द कोर्ट। Now, third is any disposal of remote property by natural guardian in contravention of subsection 1 और subsection 2 is voidable। अगर मान लें गार्जियन जो है वो जो सेकंड प्रोविज़न दिया हुआ है उसके खिलाफ अगर कुछ भी करता है, उसके अगेंस्ट जाके कुछ करता है, तो वो एक्ट जो है वो voidable होगा एट द इंस्टांस ऑफ द माइनर, या फिर कोई भी पर्सन हु इज़ क्लेमिंग अंडर हिम, अंडर द माइनर, वो voidable हो जाएगा। तो माइनर अगर चाहे या फिर कोई भी पर्सन अगर माइनर के अंडर जो क्लेम कर रहा है वो चाहे तो उस एक्ट को रिजेक्ट कर सकता है। नो कोर्ट शैल ग्रांट परमिशन एक्सेप्ट इन केस ऑफ नेसेसिटी फॉर एन एविडेंट एडवांटेज टू माइनर। और कोर्ट इन कामों के लिए तभी परमिशन देगी जब उसको लगेगा कि ये किसी तरह का एडवांटेज माइनर को पहुंचा सकता है काम। अगर उसको लगेगा कि एडवांटेज कुछ नहीं मिलना है माइनर को, तो कोर्ट ग्रांट नहीं करेगी परमिशन।
नाउ 5 इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट 5 का सी टॉक्स अबाउट अपील। तो अपील अगर इसमें इस एक्ट में कुछ भी होता है, इसके इससे रिलेटेड कुछ भी होता है अगर इशू, तो कुछ मान ले जजमेंट आता है कुछ भी, तो उसके लिए अपील कहाँ पर आप करेंगे? जनरली जहाँ भी अपील की जाती है वहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। कोर्ट का यहाँ पे मतलब है सिटी सिविल कोड या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर कोड इम्पार्ड अंडर सेक्शन 4A ऑफ द गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890। ये हमने पढ़ लिया है कि गार्जियन एंड वार्ड एक्ट की सप्लीमेंट्री है ये। तो सेक्शन 4A में अगर इम्पार्ड है कोर्ट एंटरटेन करने के लिए या फिर सिटी सिविल कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को हम मानेंगे कि कोर्ट है जहाँ पर एनी मैटर रिलेटेड टू द इश्यूज अराइजिंग अंडर दिस एक्ट विल बी हर्ड। देन वी हैव सेक्शन 9 विच टॉक्स अबाउट टेस्टामेंट्री गार्जियंस एंड देयर पावर्स। तो 6 में हमारा नेचुरल गार्जियन हो गया और 7 में हमारा हो गया नेचुरल गार्जियन फॉर डॉक्टर्सन और 8 में पावर है। 9 में टेस्टामेंट्री गार्जियन है और उसकी पावर्स हैं। तो क्या कहता है 9 कहता है हिंदू फादर बाय विल अपॉइंट अ गार्जियन पर्सन। कौन अपॉइंट कर सकता है? हिंदू फादर अपॉइंट कर सकता है। कैसे? विल के थ्रू। किसी भी पर्सन को माइनर की प्रॉपर्टी के लिए, चाहे माइनर के पर्सन के लिए, माइनर के लिए या फिर दोनों के लिए अपॉइंट कर सकता है। लेकिन ये अपॉइंटमेंट किसी भी इफ़ेक्ट का नहीं, मतलब इट वोंट कम इनटू इफ़ेक्ट अगर फादर प्री डिसीजेज द मदर। अगर मदर के हो रहते रहते फादर की डेथ हो जाती है और उसने विल से टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट किया है, तो वो टेस्टामेंट्री गार्जियन को पावर नहीं मिलेगी, मतलब ही वोंट बी ट्रीटेड एज अ टेस्टामेंट्री गार्जियन। क्यों? क्योंकि फादर के बाद मदर को नेचुरल गार्जियनशिप मिल जाती है। लेकिन अगर मान लें कि मदर अपनी ज़िंदगी में एक टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट किए बिना मदर भी मर जाती है, तो फिर वो टेस्टामेंट्री गार्जियन जिसे फादर ने अपॉइंट किया था वो बन जाएगा गार्जियन। और अगर मान लें मदर अपनी ज़िंदगी में, फादर की डेथ हो गई है, उन्होंने टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट किया था लेकिन मदर जिंदा थी, तो मदर नेचुरल गार्जियन बन जाएंगी और जो बंदा जिसको फादर ने अपॉइंट किया था वो नहीं बनेगा, टेस्टामेंट्री गार्जियन नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर मदर बिना अपॉइंट किए मर जाती हैं तो फिर वो जो बंदा जिसको फादर ने अपॉइंट किया था वो टेस्टामेंट्री गार्जियन बन जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन अगर मदर ज़िंदगी में अपने किसी और को अपॉइंट कर देती है टेस्टामेंट्री गार्जियन, तो फिर फादर ने जिसको अपॉइंट किया था वो नहीं माना जाएगा टेस्टामेंट्री गार्जियन, बल्कि जिसे मदर ने अपॉइंट किया था वो माना जाएगा टेस्टामेंट्री गार्जियन, ठीक है। फिर अगर ये तो लेजिटिमेट चाइल्ड के केस में है, और अगर मान लें इलेजिटिमेट चाइल्ड है तो फिर सीधा सीधा आपकी मदर जो मदर होती हैं वो ही अपॉइंट कर सकती हैं टेस्टामेंट्री गार्जियन बाय विल, ठीक है। कि गार्जियन की जो टेस्टामेंट्री गार्जियन है उसकी पावर क्या होंगी? तो वो सारी पावर्स उसे मिलेंगी जो एक नेचुरल गार्जियन के पास थी, वो सभी पावर टेस्टामेंट्री गार्जियन को मिल जाएंगी। सबसेक्शन 6 इज इम्पॉर्टेंट। राइट ऑफ गार्जियन सो अपॉइंटेड बाय विल शेल वेयर द माइनर इज अ गर्ल सीज ऑन हर मैरिज। अगर मान ले टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट हुआ था किसी माइनर गर्ल के लिए, तो जिस दिन उस माइनर गर्ल की शादी हो जाएगी तो गार्जियनशिप किसे ट्रांसफ़र हो जाएगी? उसके हस्बैंड को, और वो टेस्टामेंट्री गार्जियनशिप will come to an end. Now section 10 talks about incapacity। ये इम्पॉर्टेंट है, ये प्री का क्वेश्चन बन सकता है। इनकेपेसिटी ऑफ अ माइनर, तो माइनर सेक्शन 10 में ये एक्सप्लिसिटली लिख दिया गया है कि माइनर जो है उसको आप गार्जियन नहीं अपॉइंट कर सकते हैं। हमेशा माइनर के लिए गार्जियन अपॉइंट होगा, माइनर को गार्जियन अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। सेक्शन 11 कहता है कि डी फैक्टो गार्जियन नॉट टू डील विद माइनर्स प्रॉपर्टी। अगर कोई डी फैक्टो गार्जियन है, डी फैक्टो गार्जियन मतलब कि उसको ना ही कोर्ट ने अपॉइंट किया है, ना ही वो टेस्टामेंट्री गार्जियन है, ना ही वो किसी एक्ट के थ्रू गार्जियन अपॉइंट किया गया है, बट उसने खुद को अज्यूम कर लिया है गार्जियन और वो एज ए गार्जियन बच्चे के काम करता है बाय हिज ओन फ्री विल। तो अगर कोई डी फैक्टो गार्जियन है तो उसके पास कोई पावर नहीं है और वो डिस्पोज या फिर डील नहीं कर सकता है माइनर की प्रॉपर्टी से। देन सेक्शन 12, दिस इज़ द लास्ट सेकेंड लास्ट सेक्शन। तो सेक्शन 12 कहता है गार्जियन नॉट टू बी अपॉइंटेड फॉर माइनर्स अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, हमने ऊपर पढ़ा था। तो सेक्शन 12 भी ये बात क्लियरली बोल देता है कि अगर अनडिवाइडेड इंटरेस्ट है जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में किसी माइनर का, तो उसके लिए गार्जियन अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम टू अफेक्ट द जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट अगर चाहे तो अपॉइंट कर सकता है हिंदू
माइनर्स अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के लिए गार्जियन हाई कोर्ट हैज़ द पावर. ठीक है. नाउ द लास्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 13 विच सेज दैट वेलफेयर ऑफ माइनर टू बी पैरामाउंट कंसिडरेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि जब भी गार्जियन अपॉइंट किया जाएगा तो कोर्ट किस चीज़ को कंसीडर करेगी, किस चीज़ को दिमाग में रखते हुए गार्जियन अपॉइंट करेगी. तो वो है वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, वेलफेयर ऑफ द माइनर को ध्यान में रखते हुए ये पैरामाउंट कंसिडरेशन है जिसको कोर्ट हैज़ टू कीप इन माइंड वाइल अपॉइंटिंग अ गार्जियन फॉर अ माइनर. और अगर कोर्ट को ज़रा सा भी ऐसा लगता है कि गार्जियन के हित में अच्छा नहीं है, माइनर के हित में अच्छा नहीं है गार्जियन को अपॉइंट करना या किसी पर्टिकुलर गार्जियन को अपॉइंट करना, तो वो नहीं अपॉइंट करेगी उस इंसान को गार्जियन. सो दैट्स इट. यहाँ पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है एंड आई होप यू लाइक्ड इट.